हेलो स्टूडेंट्स, आज हम HSB चैप्टर के एप्लीकेशंस को देखेंगे। इसमें आज हम देखेंगे कि जो मृदु अम्ल कठोर क्षार का सिद्धांत प्रियसन ने दिया था उसकी हमने पूरी व्याख्या देखी और कौन कठोर अम्ल कौन कठोर मृदु क्षार होंगे, इन सारी बातों को समझा। आज हम इसके एप्लीकेशन वाले पार्ट को समझेंगे। इसमें जो सबसे पहले बताया गया वो ये बताया गया कि कठोर मृदु अम्ल क्षार सिद्धांत के जो उपयोग हैं, इसमें सबसे पहले बताया गया कि संकुलों का जो स्थायित्व होगा वो इसी सिद्धांत पर निर्भर करता है। अब कैसे निर्भर करता है ये हम देखेंगे। अगर आप A और B दो एक अम्ल और एक क्षार लेके अगर एक लवण बनाते हैं तो जो AB संकुल होगा तब सर्वाधिक स्थायी होगा जब A और B दोनों कठोर अथवा दोनों मृदु अम्ल क्षार हों। मतलब इन दोनों का मृदु अम्ल क्षार होना ज़रूरी है, या तो ये दोनों मृदु हों या ये दोनों कठोर हों। हम ये जानते हैं कि संकुलों का जो स्थायित्व होता है वो न्यूनतम होगा जब अम्ल कठोर तथा क्षार मृदु हो अथवा इसका विपरीत हो। अर्थात अगर ये दोनों एक जैसे ना होकर अगर अलग अलग होते हैं तो उस कंडीशन में उस वाले संकुल का या उस लवण का जो स्थायित्व होगा वो बहुत कम होगा। दूसरा जो इन्होंने आप जो सिद्धांत समझाया वो इन्होंने कहा कि अगर आप Ag और I के संकुल को बनाएंगे तो आपका बनने वाला जो संकुल है वो AgI2 नेगेटिव होगा। ये जो संकुल होगा वो स्थायी अम्ल बनेगा, क्योंकि इस कारण यहाँ पर जो Ag और I है ये दोनों ही मृदु हैं। आप जानते हैं कि Ag का भी आकार बड़ा होता है और I का भी आकार बड़ा होता है, तो ये दोनों ही मृदु की श्रेणी में आते हैं और इनसे बनने वाला जो संकुल होगा वो अत्यधिक स्थायी होगा। इसी तरीके से अगर हम Ag की रिएक्शन फ्लोरीन से करवा दें तो उस कंडीशन में बनने वाला जो संकुल होगा वो AgF2 नेगेटिव होगा, लेकिन ये अस्थायी होगा। इसके अस्थायी होने का जो उन्होंने कारण दिया वो यही दिया कि मृदु और कठोर के बीच की जो अभिक्रिया होती है वो इतनी सफल नहीं होगी और उसके बाद जो बनने वाला संकुल है वो भी स्थायी नहीं होगा। जबकि अगर यही अभिक्रिया केवल मृदु में या कठोर में कराई जाए तो उससे बनने वाले जो संकुल होंगे वो अत्यधिक स्थायी होंगे। इसकी जो दूसरी उपयोगिता है वो ये है कि उभय धातु जो लिगेंड होंगे उनके संकुलों में उप सहसंयोजन का हम अनुमान लगा सकते हैं। अब ये कैसे लगाएंगे? अगर आप उभय धातु लिगेंड, वह लिगेंड होता है, पहले तो हम ये देखेंगे कि उभय धातु लिगेंड होता क्या है। ये आप BSc फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में पढ़ चुके हैं कि उभय धातु जो लिगेंड होता है वह धातु लिगेंड होता है जिसमें दो परमाणुओं में से कोई सा भी एक परमाणु के साथ उप सहसंयोजन बंध बना सकता है। उदाहरण के लिए जैसे आप HCN नेगेटिव की बात करें तो इसके पास दो डोनर साइट होती है, एक तो सल्फर की और एक नाइट्रोजन की। ये एक उभय धातु लिगेंड की तरह व्यवहार करता है। यह नाइट्रोजन के माध्यम से जब ये उप सहसंयोजी बंध बनाते हुए ये बनाएगा तो उस कंडीशन में CONCS4 नेगेटिव का संकुल बनेगा। जबकि अगर ये S के माध्यम से अगर ये बनाएगा तो उस कंडीशन में जो बनेगा वो PdSCN4 नेगेटिव बनता है। मतलब दोनों ही कंडीशन में इसने संकुल बनाए, लेकिन कोबाल्ट के साथ जब इसने अपने आप को जोड़ा तो नाइट्रोजन के थ्रू जोड़ा, और अगर इसने पैलेडियम के साथ जोड़ा तो इसने अपने आप को सल्फर के थ्रू जोड़ा। तो कोबाल्ट कठोर अम्ल है तथा ये कठोर क्षार N के साथ बंध बनाते हुए 4 NCNS के साथ संकुल बनाता है। दूसरी तरफ जो पैलेडियम है वो एक मृदु अम्ल है और वह
वह नाइट्रोजन को वरीयता ना देते हुए सल्फर को देता है तथा उसके जो बीच के जो बंध होंगे वो PDS बंध बनाते हुए PDSCN4 2 नेगेटिव बनाता है। तो आपको यहाँ पता चल गया कि हमने कहा है कि उभय तंतु लिगेंड के लिए हम उप सहसंयोजकों का अनुमान लगा सकते हैं क्या। तो हमें उप सहसंयोजक बंध किस समय कैसा बनेगा इसका हमने अनुमान लगा लिया। तीसरी जो इसकी एप्लीकेशन है वो ये है कि अभिक्रिया के होने का भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। तो इसको हम देखेंगे, अगर हम सीजियम फ्लोरीन और लिथियम आयोडाइड की रिएक्शन करवाते हैं तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि इसकी जो डेल्टा H की वैल्यू है वो -138 है। मतलब इस वाली कंडीशन में ये रिएक्शन फॉरवर्ड ही जाएगी क्योंकि यहाँ एनर्जी निकल रही है। ऐसे ही जब दूसरी रिएक्शन को यहाँ लिखा हुआ है HgF2Bi2 की रिएक्शन है तो इसमें भी जो डेल्टा H की वैल्यू है वो -397 किलो जूल पर मोल और आ रही है। इसका मतलब इन दोनों ही कंडीशन में जो डेल्टा H है उनकी बहुत वैल्यू आ रही है, तो ये दोनों ही अभिक्रिया होनी चाहिए। अब हम इसको देखते हैं। अभिक्रिया 1 में CS मृदु अम्ल है, मतलब कि जो सीजियम है वो मृदु है तथा जो कठोर क्षार फ्लोरीन का लवण है, यहाँ आप देखिए जो इस तरफ है लेफ्ट हैंड साइड पर वो सीजियम है वो फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है। अगर वो फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है जबकि जो Li है वो कठोर अम्ल L तथा क्षार जो मृदु क्षार है उसके साथ जुड़ा हुआ है। मतलब इन दोनों ही कंडीशन में मृदु कठोर का कॉम्बिनेशन हो रखा है जो प्रियसन की धारणा के अनुसार ज़्यादा स्थायी नहीं रह पाता है और इसीलिए ये रिएक्शन फॉरवर्ड होगी और वो वाले संकुल बनना पसंद करेंगे जिससे कि बनने वाले जो संकुल हैं उनका स्थायित्व सबसे अधिक हो। इसीलिए इस रिएक्शन में CI और लिथियम फ्लोरीन बनता है। कठोर, यही हमने लिखा हुआ है, कठोर लिथियम एवं फ्लोरीन तथा मृदु सीजियम तथा आयोडीन पारस्परिक क्रिया की वरीयता अभिक्रिया को आगे की दिशा में ले जाती है। मतलब अगर ये अभिक्रिया आगे की दिशा में जा रही है तो इसका कारण जो यहाँ पर दिया गया है वो कठोर और मृदु दिया गया है। इसी तरीके से जो दूसरी रिएक्शन है BiI2, इसके अंदर जो Bi है वो Bi जो अम्ल है वो कठोर है और जो I है वो मृदु है। तो इस कंडीशन में भी जो रिएक्शन जाएगी वो फॉरवर्ड ही जाएगी और BiF के साथ और HgI के साथ संकुल बनाना पसंद करेगा और जो इनके अम्ल क्षार हैं इनका पुनः वितरण हो जाएगा। तो यही लिखा है, अतः कठोर एवं मृदु का पुनः वितरण होने के उपरांत BeF2 तथा HgI2 बन जाते हैं। उसके बाद कि जो एप्लीकेशन है वो ये है कि किसी अम्ल की कठोरता का भी अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि हमारे पास 2 अम्ल हैं तो कौन सा कठोर होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक अम्ल जो दिया हुआ है वो ये है, एक अम्ल जो दिया हुआ है वो ये है। अब हमें ये पता करना है कि इनमें से कौन सा तो मृदु है कौन सा कठोर है, तो इसका भी हम HSB प्रिंसिपल के द्वारा पता लगा सकते हैं। यहाँ होता क्या है कि अगर साम्य आपका दाईं दिशा की तरफ जाता है तो B जो है वो मृदु क्षार है क्योंकि यह मृदु अम्ल CH3Hg+ जो कि ये है इससे के प्रति अधिक आकर्षण प्रदर्शित करते हुए उससे अभिक्रिया करके CH3HgBi+ बनाता है। इसका मतलब अगर जो आपका दाईं ओर जाएगा तो उस कंडीशन में आपका जो ये B होगा इसने डेफिनेटली इसके प्रति आकर्षण शो किया होगा। यदि साम्य बाईं ओर खिसकता है, अब अगर हम इसका उल्टा देखते हैं, अगर बाईं ओर खिसकता है तो यह कठोर, अगर ये इस तरफ आ रहा है साम्य तो यह कठोर क्षार है। इस कंडीशन में जो ये B है वो कठोर क्षार है क्योंकि ये कठोर अम्ल है इसके प्रति वरीयता दिखाते हुए BH3
बनाता है। मतलब इस कंडीशन में अगर आप इसे देखेंगे और अगर बी निकल के यहाँ आया है तो इसका मतलब बी मृदु है, और अगर इस कंडीशन और ये इस तरफ गया और अगर हम इस कंडीशन की बात करें और बी निकल के अगर यहाँ आया है तो इस कंडीशन में बी कठोर है। तो बी ने दोनों ही तरह का बिहेवियर किया है। अगर वो लेफ्ट जा रहा राइट जा रहा है तो मृदु है, अगर वो लेफ्ट आ रहा है तो वो कठोर है। तो इस तरीके से हम एक रिएक्शन को देख के ये बता सकते हैं कि जो अम्ल या क्षार जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कठोर होगा या कि फिर कठोर होगा या कि मृदु होगा। अगली जो बात है वो ये है कि धातु उत्प्रेरकों का विषाक्तन होना। मतलब बहुत सारे धातु ऐसे होते थे जो उत्प्रेरक होते हुए भी विषाक्त हो जाते थे। विषाक्त उत्प्रेरक उन्हें कहा जाता है, जबकि उत्प्रेरक जो होते हैं वो रिएक्शन को आगे बढ़ाने की बजाय उस रिएक्शन को वहाँ पर रोक देते हैं या इनहिबिटेड या कम कर देते हैं। अब इसे हम देखेंगे। धातु उत्प्रेरकों का कुछ पदार्थों द्वारा विषाक्तन होना कठोर कठोर मृदु मृदु सिद्धांत द्वारा समझाया जा सकता है। यहाँ पर हम इसको भी समझा सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो मृदु धातुएं होती हैं वो उत्प्रेरक की भांति कार्य करती हैं। मृदु धातुएं खुद भी उत्प्रेरक की भांति व्यवहार कर रही हैं, तथा यदि वह आसानी से, हम देखते हैं कि जो धातु हो वह आसानी से CO, ओलेफिन, फॉस्फीन तथा आर्सेनिक जैसे जो लिगेंड हैं जो कि खुद मृदु क्षार है द्वारा विषाक्त हो जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो धातु मैंने ली वो मृदु होनी चाहिए, तभी वो इन लिगेंड के साथ अभिक्रिया करके विषाक्त हो रही है। मैं कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि ये सभी लिगेंड धातु की सतह पर प्रबलता से अवशोषित होकर उनकी क्रियाशील स्थितियों को घेर लेते हैं, जिसके कारण उत्प्रेरक का गुण समाप्त हो जाता है। यहाँ हुआ क्या है कि जो हमारे जो धातु थे वो उत्प्रेरक थे, उनका काम क्या था कि जो सतह थी लिगेंड की वहाँ उनको अब्जॉर्ब होना था। अब्जॉर्ब होने के बाद वो धातु की जो सतह थी वहाँ उत्प्रेरक होकर अपने उत्प्रेरक गुण को ख़त्म कर देते हैं। ये इन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो खुद भी मृदु धातु हैं, जो लिगेंड हैं वो भी मृदु हैं, और इसके बीच में मृदु के बीच में एक स्थायित्व कॉम्प्लेक्स की स्थापना हो गई, और वहाँ पर बजाय उस धातु से रिएक्शन आगे बढ़ने के वो धातु वहीं अब्जॉर्ब हो गई। उस कंडीशन में वहाँ क्या हो गया, इनहिबिशन हो गया, मतलब इनहिबिटेड हो गया, मतलब रिएक्शन रुक गई। इसे को ही हम धातु का विषाक्तन या उत्प्रेरक का विषाक्तन कहते हैं। तो यहाँ ये क्रियाविधि क्यों हुई, क्योंकि जो हमने धातु ली वो भी और जो लिगेंड वो दोनों सेम कैटेगरी के हैं, या तो वो कठोर हैं या वो मृदु हैं। ठीक इसी तरीके की बात अगर हम धातु उत्प्रेरक कठोर लिगेंड जैसे कि FON युक्त लिगेंडों से नहीं करते। अगर आप इन्हीं धातुओं को, जो ये मृदु है, अगर कोई ऐसा लिगेंड ले जिसके अंदर जो साइट है वो ONF ऐसी कोई हो, तो उस कंडीशन में जो धातु है उत्प्रेरक है वो अपना व्यवहार ऐसा नहीं करते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो खनिजों की प्राप्ति होती है वो भी भूपट्टी में जो होती है। कई खनिज ऐसे होते हैं जो हमें कार्बोनेट के रूप में, कई खनिज ऐसे होते हैं जो हमें सल्फेट के रूप में पाए जाते हैं। इसमें भी प्रियसन की यही अवधारणा लगती है, क्योंकि प्रियसन ने ये कहा कि जो धातु हैं, जैसे कि अगर आप कैल्शियम की, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम इनकी बात करते हैं तो ये सभी भूपट्टी के अंदर कार्बोनेट या ऑक्साइड कठोर क्षार के रूप में पाए जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये ऑक्सीजन और इसके साथ कार्बोनेट जो इनके साथ है ये खुद कठोर है, और जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम है ये भी कठोर है। तो इसी तरीके से और ये कभी भी जो है सल्फाइड के रूप में नहीं पाए जाते, क्योंकि जो सल्फाइड होता है वो खुद मृदु होता है। इसी तरीके से अगर हम मृदु अम्ल Cu+2 AgHg इनकी बात करें तो ये हमेशा सल्फाइड के रूप में संयुक्त होकर हमें खनिजों के रूप में मिलते हैं, क्योंकि ये खुद भी मृदु होते हैं और सल्फाइड भी मृदु होता है। तो भूपट्टी में पाए जाने वाले आयनों को
भी हम इसी तरीके से समझा सकते हैं कि वो अपने इसी रूप में क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि उनके बीच में जो क्रिया हो रही है वो प्रियसन की थ्योरी HSB प्रिंसिपल को ही फॉलो करती है। इसके बाद की जो एप्लीकेशन है वो है अभिक्रिया की दिशा, कि जो अभिक्रिया की दिशा होगी वो कौन सी होगी, वो लेफ्ट साइड जाएगा, ये वाली रिएक्शन होगी कि ये वाली रिएक्शन होगी। इसके अंदर भी सेम यही प्रिंसिपल है। जो अभिक्रिया 1 है उसके अंदर कठोर अम्ल जो है वो H+ पाया जाता है। अभिक्रिया 1 में आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ H लिया है, सेकंड में भी H ले रखा है। अब आप देखेंगे कि अगर कठोर क्षार जो OH नेगेटिव है वो कठोर है तो उससे अभिक्रिया करके वो H2O बनाना पसंद करेगा, और वो इसलिए वो दाईं ओर अभिक्रिया जाएगी, मतलब कि इस तरफ आएगी। जबकि अगर आप दूसरी अभिक्रिया देख रहे हैं उसके अंदर क्या है कि जो H है वो तो कठोर है, लेकिन जो दूसरी चीज़ है सल्फर वो मृदु है, HS नेगेटिव वो मृदु है। अगर ये मृदु है तो ये इसके साथ रिएक्शन करके H2S बनाना पसंद नहीं करेगा, इसलिए ये जो अभिक्रिया है वो लेफ्ट हैंड साइड या कि बैकवर्ड जाएगी, और यहाँ जो निर्माण होगा वो HGSH का होगा, से संयोग करके ये बनाएंगे। तो हमें यहाँ दिशा मालूम पड़ गई कि कब कौन सी रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी, कब कौन सी रिएक्शन पीछे की तरफ जाएगी। इसकी इसकी 8वीं जो एप्लीकेशन है वो ये है कि आपने ये सुना ही होगा कि जो हाइड्रोजन हैलाइड्स होते हैं उनका जो स्थायित्व होता है वो HF, HCl या HB, HI इस ऑर्डर में होता है। सबसे हाई स्थायी जो हैलाइड पाया जाता है वो HF पाया जाता है, और सबसे जो अनस्टेबल पाया जाता है वो HI पाया जाता है। इसका मतलब HI को तोड़ना आसान होता है जबकि HF को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके जो बीच की बॉन्डिंग होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इसको भी इन्होंने HSB प्रिंसिपल से ही समझाया है। इन्होंने कहा है कि जो इनकी कठोरता का जो क्रम होता है वो भी यही होता है। इनकी कठोरता के क्रम में सबसे आगे फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, वो आयोडीन होता है। अगर इनकी कठोरता का क्रम यही है, और चूंकि जो H पॉजिटिव है वो खुद भी एक कठोर अम्लीय ही है, तो वो उस कंडीशन में जो सबसे अधिक वरीयता देगा वो फ्लोरीन को ही देगा। अगर वो फ्लोरीन को वरीयता दे रहा है तो उस कंडीशन में HF जो बन रहा है वो बहुत अधिक स्थायी संकुल ही बनेगा, जो कि हमारी प्रियसन की थ्योरी कहती है। इसके बाद की जो एक एप्लीकेशन है वो ये है कि जो Cu+2 और Cd+2 होता है इनका हम पृथक्करण कर सकते हैं। मतलब कैसे कि अगर आपने Cd और Cu दोनों ही आपके किसी एक सॉल्ट में हैं और आपने इनकी एक कॉमन लिगेंड से रिएक्शन करवाई, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर हमने Cn लिया है तो Cd भी उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा और Cu भी कॉम्प्लेक्स बनाएगा। दोनों ने अपने अपने कॉम्प्लेक्स बनाए, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि Cd का कॉम्प्लेक्स भी बना और Cu का कॉम्प्लेक्स भी बना। इसको करने के बाद अगर मैंने इस विलयन में H2S गैस को प्रभावित किया तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो Cd होगा वो H2S में सल्फर है, सल्फर के रूप में अवक्षेपित हो जाएगा, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि Cu+2 आयन S नेगेटिव की तुलना में Cn नेगेटिव को वरीयता देगा। जो Cd था उसने सल्फर को वरीयता दी और वो अवक्षेपित हो गया, जबकि जो Cu है उसने Cn को वरीयता दी और वो उसी के साथ बंधा हुआ रहा और वो सल्फर के साथ अवक्षेपित नहीं हुआ। तो जो लास्ट रिएक्शन आएगी वो आप देख रहे हैं, Cd ने Cn के साथ बनाया है कॉम्प्लेक्स, लेकिन H2S गैस डालने के बाद Cd इस S बन गया, जबकि जो हमारा Cu का जो कॉम्प्लेक्स है वो H2S गैस डालने के बाद आगे कोई अवक्षेप देता ही नहीं है, आगे रिएक्शन करता ही नहीं है। इसके साथ एक लास्ट जो 10वीं इसकी एप्लीकेशन है वो ये है कि HCl में अगर मैंने HgO और HgS दोनों डाला है तो उनकी विलेयता का भी पता लगाया जा सकता है कि कौन तो विलेय होगा और कौन नहीं विलेय होगा। तो जब हम HgO को देखते हैं तो हम जानते हैं कि
भी मृदु है और जो O है वो कठोर है, जबकि HCl में H जो है वो कठोर है और Cl जो है वो मृदु है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि चूंकि मृदु मृदु चीज़ बन रही है, HgCl2 बन रहा है और H2O बन रहा है जो कठोर कठोर है, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी और इस कंडीशन में HgO जो है वो HCl में डिज़ोल्व हो जाएगा। जबकि अगर मैं H2S से रिएक्शन की बात करती हूँ तो वो HCl में किसी भी किस्म की कोई रिएक्शन नहीं करेगा और वो उसमें डिज़ोल्व नहीं होगा, क्योंकि जो HgS है उसमें पहले से ही मृदु मृदु अभिक्रिया हो रखी है और ये संकुल अत्यधिक स्थायी है। इसी तरीके से आपने देखा 10 एप्लीकेशनों में कि प्रियसन की जो थ्योरी है उसका बहुत ही सरल सिद्धांत है, केवल कठोर कठोर और मृदु मृदु आपको अभिकर्मक देखने हैं। जहाँ भी आपको इस तरीके के अभिकर्मकों की पहचान हो जाती है, वहाँ आपको एक ही प्रिंसिपल लगाना है कि जब ये दोनों सेम है तो उस समय बनने वाली जो चीज़ होगी, जो संकुल होगा, वो अत्यधिक स्थायी होगा और उस तरह की रिएक्शन वहाँ होगी ही होगी, बजाय इसके कि वो मृदु कठोर में रहना पसंद करे और वो हमेशा कठोर को ही वरीयता देंगे। बस इस एक प्रिंसिपल से हमने 10 एप्लीकेशन यहाँ बताई है। धन्यवाद।